तो जैसे हमारे यहाँ रॉ है, तो रॉ मतलब कहीं न कहीं हमें नेशनल थ्रेट से सेफ रखती है, सिक्योर करती है, यही उसका काम है। तो ये किस टाइप के थ्रेट रहते हैं? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इंटरनल ज़्यादा रहते हैं या आउटसाइड कंट्री के ज़्यादा रहते हैं? जब हम मुंबई अटैक 26/11 की बात करते हैं तो 26/11 में अक्सर ये बात बोली जाती है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था, पर ये शब्द का प्रयोग सबसे सरल प्रयोग है अपने नाकामी को कवर अप करने का। लेकिन आपने जैसे कहा कि इसमें साजिश पाकिस्तान की थी, तो क्या कुछ लोग यहाँ के भी थे? बिल्कुल थे, यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ। आज की डेट में खालिस्तानी मूवमेंट मतलब बहुत आग पकड़ रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये किस ओर ले जा रहा है और कौन सपोर्ट कर रहा है इसे? पक्ष विपक्ष की अगर हम डिबेट को देखें तो उन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, राजनीतिक ऑब्जेक्टिव। देश से किसी को अनफॉर्चुनेटली लेना देना कुछ है नहीं इस मोमेंट पे। और जो हमारा पूरा यूपीआई सिस्टम है जिसमें हम सड़क पे हर ठेले पे क्यूआर कोड लगा के रखे हैं, वो एक दिन बहुत बुरी तरह से। इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे मतलब थोड़ा ड्रग्स ज़्यादा दी जा रही हैं, लोग ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं और हमें उससे बचना चाहिए? जितने भी आपके इंटरनल इश्यूज हैं, अगर आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये इंटरनल इश्यूज आपको आज की डेट में देश तोड़ने की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। अगर आपको ये लगता है कि वेद पढ़ना है या उपनिषद पढ़ना है अगर पीछे जाने वाली बात है, तो क्या इंस्टाग्राम पे किसी अजीब से प्रकार के लड़का लड़की को नाचते हुए देखना वो बड़ा प्रोग्रेसिव काम है कोई? बहुत से लोग तो ऐसी बात भी कर देते हैं कि भारत छोड़ के बाहर चले जाओ, यहाँ पे मतलब टैक्स ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भारत को आप कहाँ देखते हैं? अगर यहाँ पे जो नागरिक रह रहे हैं, जो भारतीय लोग हैं, ये जीडीपी बेस पे भी कैसे बढ़ने वाले हैं आगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी। वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आपको कि आपने समय निकाला और आप यहाँ पे आए। बिल्कुल, आपके भी थैंक यू, आपने मौका दिया मेरे को आने का। जी। एक्चुअली सर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखे और आप जियोपॉलिटिकल चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और ये काफ़ी अमेज़िंग रहता है क्योंकि आप इसको बहुत ईज़िली ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैंने कहीं न कहीं क्वेश्चंस भी ऐसे प्रिपेयर किए हैं कि मतलब जो लोग इसको ज़्यादा डेप्थ में समझते भी नहीं है ना, तो उन हमारे जो व्यूअर्स हैं, ईज़ी वे में समझ पाएँगे कि मतलब देश में क्या चल रहा है और किस टाइप की चीज़ें गतिविधियाँ काम करती हैं हमारी कंट्री को मजबूत करने के लिए जी, और या फिर आने वाले थ्रेट्स कौन से हैं। तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिएगा। बिल्कुल जी। जी, तो सबसे पहले तो ये चाहूँगा मैं जानना कि जैसे कोई भी कंट्री होती है, तो आज की डेट में सब कोई आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है। हर कोई इस दौड़ में है कि हमें सबसे पावरफुल बनना है, चाहे टेक्निकल बेस हो, मिलिट्री बेस हो, हर तरह से। तो आपको क्या लगता है इंडिया आज की डेट पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पावरफुल है और पिछले 10 सालों में क्या प्रगति हुई है इंडिया की और या फिर किन चीज़ों पे अभी काम करना बाकी है? देखिए, जहाँ तक मिलिट्री की बात है तो एक बहुत बड़ा जो बदलाव मिलिट्री के माइंडसेट में देखने को मिला है वो है आत्मनिर्भरता का। कि जिसमें एक कॉन्सर्टेड तरीके से अटेम्प्ट ये किया गया है कि भारत की जो बाहर से इंपोर्ट की रिलायंस है डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेके उसको बेसिकली कम की जाए। हुँ, और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी विश्व की बड़ी शक्ति को देख लीजिए, वो चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या रशिया हो, कोई भी कंट्री एक उस लेवल पर तब तक नहीं पहुंच पाई जब तक वो खुद अपने वेपन्स को खुद नहीं प्रोड्यूस कर रही थी। तो अगर भारत आज की डेट में एक ऐसी शक्तिशाली देश बनना चाहती है आने वाले समय में, तो उसने ये निर्णय बहुत एक राइट डायरेक्शन में लिया है हुँ, कि जिससे पहली बात तो कि हम अपने डिफेंस के प्रोडक्ट्स खुद बनाएं, आत्मनिर्भर बने, ताकि हमारे को किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भरता कम रखनी पड़े। हुँ, अब यहाँ पर कई ऐसे देश हैं जो हमारा इस पर्टिकुलर चीज़ में समर्थन करते हैं, जैसे इजराइल है, जैसे फ्रांस है, जैसे रशिया है, और थोड़ा बहुत मैं कहूँगा अमेरिका भी है। पर आने वाले समय में ये चीज़ तो तय है कि भारत पहली बात तो अपने वेपन्स खुद बनाएगा, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि हमने वेपन्स का एक्सपोर्ट भी करना चालू करा है। तो इससे भारत की छवि पे बहुत इम्पैक्ट आया है, क्योंकि अभी तक जब हम बात करते थे कि भाई भारत को देखो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सब ये कहते थे कि ये तो सिर्फ आर्म्स इम्पोर्टर है। हुँ, तो मिलिट्री लेवल पर अब जो भारत, जैसे वियतनाम हो गया, या जैसे अभी हाल ही में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आए उनके साथ समझौता हुआ ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, या यूएई है, इन सब जगहों पर जो भारत की आज की डेट में रणनीति है वो यही है कि हम शक्ति प्रदर्शन के तहत इन देशों को भी जो है आर्म्स अपने देंगे। तो उससे आने वाले समय में आप फिर देखेंगे कि देश का प्रोफाइल और बढ़ेगा आगे जाकर, ये चीज़ तो तय है। ओ, लेकिन कई चीज़ें जिस पे भी काम करना बाकी है वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया होता है
मतलब कि जैसे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे मतलब नौकरशाह वर्ग है, ये अभी उस माइंडसेट से बाहर नहीं आ पा रहा है कि इस दिशा में हमें बदलाव लाना है। ओके। तो ये एक देश के लिए चैलेंज है जिस पे काम हो रहा है, जिसमें कई बार जैसे कि लैटरल एंट्री की बात होती है हम्म, कि भाई अगर मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस है तो लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट्स को लाकर उस चीज़ को, डिसीजन को फैसिलिटेट किया जाए। हम्म, तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर धीरे धीरे कार्य प्रगति में है, पर आगे वाले समय में ये चीज़ इंप्रूव होगी। ओके। तो सर जैसे आप तो खुद ही मतलब कितने सारे आईएएस एस्पिरेंट्स को मतलब एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं आप। तो जैसे अभी आपने बात कही कि ऐसा माइंडसेट नहीं है बहुत से ब्यूरोक्रेट्स का, तो कारण क्या है? क्योंकि देखा जाता है सिलेबस भी अमेजिंग रहता है और कहीं न कहीं जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें ये भी चेक किया जाता है कि सामने वाले का कैसा माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है कि नहीं, देश को लेके कैसा माइंडसेट है। तो जब इतनी प्रिपरेशन करके कोई एक ब्यूरोक्रेट बनता है, तो फिर माइंडसेट वीक कहाँ हो रहा है? नहीं, माइंडसेट देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप एक एग्ज़ाम लेकर और एक टेस्ट लेकर किसी व्यक्ति के अगले 40-45 साल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मतलब अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो वो ये है अच्छा। कि हमारे यहाँ पर ये होता है कि हमने एक बार एग्ज़ाम ले लिया, एक बार उसके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देख ली, अगर ठीक निकली तो हमने कहा कि भई अब अगले 40 साल जीवन के जो है हम अज़्यूम करके चल रहे हैं कि आप ऐसे ही चलोगे। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव लाने की जो आवश्यकता है वो ये है कि आप ठीक है एक एग्ज़ाम दीजिए, रिक्रूट कीजिए, हुँ, पर 5 साल के बाद रिव्यू करके परफॉर्मेंस को डिसाइड कीजिए कि आपको सर्विस में रखना है या सर्विस से बर्खास्त करना है। अगर ऐसी प्रक्रिया बनती है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि माइंडसेट भी इम्प्रूव होगा और देश के लिए जो काम करने की आवश्यकता है वो भी इम्प्रूव होगी। ओके। तो सर मतलब ये इतनी मतलब कहना चाहिए पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, तो क्या यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी जैसा आपने बताया कि फिर इसके बाद कुछ नहीं होता, व्यक्ति सिर्फ़ काम करता है। तो क्या टाइम टू टाइम किसी प्रकार की प्रिपरेशन या टेस्ट वगैरह नहीं होते? इंटरनल डिपार्टमेंट जैसे होते? नहीं, डिपार्टमेंटल टेस्ट नहीं होते क्योंकि देखिए प्रमोशन आपका सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, तो आप जितना सीनियर होते जाएँगे, जितने नंबर ऑफ ईयर सर्विस में रखते जाएँगे, आपका प्रमोशन होता जाएगा। बाकी ट्रेनिंग ज़रूर होती है, मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, पर किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेज़ल नहीं होता, जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कॉर्पोरेट कंपनियों में हर 2 साल के बाद परफॉर्मेंस अप्रेज़ल हुआ, हाँ। अगर आपके टारगेट पूरे नहीं हुए तो आपको निकाल देंगे। तो सरकार अगर उस रणनीति पे आए, हुँ, तो आप देखेंगे कि गवर्नेंस और फास्टर होगी भारत में। ओके सर। अच्छा जैसे कभी भी किसी भी कंट्री को उसके जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो भी बहुत मजबूत करती है। तो जैसे हमारे यहाँ रॉ है, तो रॉ मतलब कहीं न कहीं हमें नेशनल थ्रेट से सेफ रखती है, सिक्योर करती है, यही उसका काम है, कंट्री को सेफ रखना। तो ये किस टाइप के थ्रेट रहते हैं? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये इंटरनल ज़्यादा रहते हैं या आउटसाइड कंट्री के ज़्यादा रहते नहीं देखिए, जो इंटरनल थ्रेट है उसके लिए एजेंसी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हैं? हुँ, और जो एक्सटर्नल थ्रेट है उसके लिए एजेंसी जो है वो रॉ है। ओके। तो दोनों कार्यों के लिए अलग-अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, हुँ, और जहाँ तक एक्सटर्नल लेवल से कोई इंटेलिजेंस थ्रेट आता है जिससे कि भारत की सुरक्षा पे कोई हार्म होगा, तो उसको टैकल करने के लिए रॉ रहती है, और इंटरनल लेवल पर कोई थ्रेट होते हैं तो उसको देखने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो रहती है। तो ज़्यादा थ्रेट किस टाइप के फेस किए जा दोनों रहे टाइप के रहते हैं, मतलब क्योंकि देखिए कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट तब तक आपको हार्म नहीं कर सकता जब तक कुछ इंटरनल सपोर्ट नहीं है, हैं? ओके। और कोई इंटरनल थ्रेट आपको हार्म नहीं कर सकता जब तक उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है। हुँ, तो दोनों का अमेलगमेशन रहता है, दोनों मिक्स्ड रहते हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। ओके। तो ये चीज़ है। हुँ। अच्छा एशिया में जैसे कहीं न कहीं चाइना की जो हमेशा से नीति रही है, विस्तारवादी नीति कि हम अपनी चीज़ों को बढ़ाएँ और हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहें और वो लगातार इन चीज़ों पे काम करता है। तो इस पर जैसे हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं, वो भी काम करती हैं। तो कहीं न कहीं जैसे हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है। तो इन चीज़ों को फिर कैसे कैसे डील करती हैं एजेंसियाँ? कैसे मतलब थ्रेट को समझें कि पॉलिटिकल प्रेशर को समझें? क्योंकि पास्ट में हमने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो इनसे कैसे फिर उन लोग मैनेज करते हैं नहीं चीज़ों को? देखिए, ये दिक्कत तो हमेशा रहती है इसको बैलेंसिंग करना, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको इनपुट पूरा टाइम परसिस्टेंट लेवल पर देती रहेगी। लेकिन उस समय अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास थ्रेट होने के बाद आप उस थ्रेट परसेप्शन का करते क्या है? जैसे उदाहरण के तहत जब हम मुंबई अटैक 26/11 की बात करते हैं, तो 26/11 में अक्सर ये बात बोली जाती है कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था। हुँ, पर ये शब्द का प्रयोग सबसे मतलब सरल प्रयोग है अपने नाकामी को कवर अप करने का। भाई इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब क्या है कि आपकी इंटेलिजेंस के पास कोई इनपुट नहीं था, ऐसी तो बात नहीं है। आज की डेट में इंटेलिजेंस ने आपको पूरा इनपुट दिया था कि नेवी के थ्रू या पानी के थ्रू एक हार्म हो सकता है। इंटेलिजेंस ये तक बता रही थी कि मुंबई में हमले हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल विल नहीं थी उस समय। हुँ, तो अगर पॉलिटिकल विल कमज़ोर होगी तो फिर आप क्या करेंगे? अभी जैसे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का एक पूरा वो चल रहा है। हुँ। आप महाकुंभ में लेके आपको क्या लगता है कि कोई इंटेलिजेंस परसेप्शन के लेवल पर थ्रेट्स नहीं आए होंगे? बहुत थ्रेट्स आए।
थ्रेट्स तो आते ही रहते हैं। आप देखिए कि आज की डेट में खालिस्तानी एक गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो अमेरिका में बैठ के वहाँ से स्टेटमेंट दे रहा है कि हम कुंभ मेले में अटैक करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोई एजेंसी इसको हल्का लेगी? बात होती है पॉलिटिकल विल की, कि आपके पास जब ये थ्रेट्स आते हैं, आप इन थ्रेट्स को बेसिकली किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों का रोल, उनकी आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है, मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो बहुत मैटर करती इन्फ्लुएंस करती ही करती है, ये करती बात तो फैक्ट है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे देश को ऊपर भी ले जा सकती है और नीचे भी। हाँ, या उसको मतलब अब आप यही देख लीजिए कि पॉलिटिक्स के ऊपर है सब कुछ, हम्म, कि वो कितना सीरियसली चीज़ों को ले सकती है देश में। ओके। लेकिन कभी इस तरफ से प्रेशर नहीं दिया जा सकता मिलिट्री की तरफ से कि भाई ये स्टेप लेना ही लेना है, पॉलिटिकल लीडर्स को भी कि ऐसा नहीं, नहीं। करती है मिलिट्री, हमेशा गाइड करती है, सपोर्ट करती है मिलिट्री, हमेशा जो है अपने पक्ष को भी रखती है, बट फिर बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल लीडरशिप का ही डिसीजन वहीं से डिसीजन आने है। हैं। ओके, तो जैसे अभी हम ये सिक्योरिटीज एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो जैसे रॉ इंडिया की और CIA यूएस, मोसाद इसराइल, ISI पाकिस्तान और कहना चाहिए कि MSS चाइना की एजेंसीज है और ये अपनी अपनी कंट्रीज की टॉप एजेंसीज है। तो आपको क्या लगता है इनकी जो वर्किंग अप्रोचेस है इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, सबके ऑब्जेक्टिव अलग हैं। जैसे कि अगर हम आईएसआई की बात करते हैं तो आईएसआई का केवल उद्देश्य है कि भारत के अंदर ही उसको टारगेट करना है, तो वो रीजनली फोकस्ड रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का कंपटीशन भारत जैसे देश से कम और आज की डेट में अमेरिका से ज़्यादा है। तो उसको ये देखना है कि मैं अमेरिका को टेक्नोलॉजी के रेस में या अमेरिका को बाकी चीज़ों के रेस में कैसे पीछे छोड़ के आगे बढ़ूँ। इसराइल का फिर से मैं कहूँगा कि रीजनल फोकस ज़्यादा है, कि उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम अपनी जो रीजन है, इसराइल की जो कंट्री है, उसको सिक्योर रखें। तो हर कंट्री का एक ये आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी का पर्सपेक्टिव डिसाइड होता है उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से। ओके, तो सीआईए का भी इस समय अगर आप भी देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें रशिया के थ्रेट को भी टैकल करना है, चाइना के थ्रेट को भी टैकल करना है और ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो हर एजेंसी अपने अलग उद्देश्य से चलती है और उसी बेसिस पे उसके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स डिसाइड होते हैं। ओके। तो इन एजेंसीज को प्रॉपर्ली फंड होते हैं या इसमें भी रुकावटें आती हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेस पे? नहीं नहीं, रुकावटें ज़रूर आती हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए फाइनेंसिंग फंडिंग जो है उसका कंट्रोल पूरा पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होता है। ओके, तो वो कितना आप उसको सपोर्ट करके एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये हर कंट्री के पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है। ओके। तो उसमें आपको केस बाय केस बेसिस पे ही देखना होगा मतलब। अच्छा, इन चीज़ों पे ये भी रहता है ना सर कि मतलब बहुत सी चीज़ें हाई कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, तो कहीं कुछ लीकेज ना हो जाए। तो क्या इंटरनल पार्ट से भी ऐसा कुछ डर रहता है कि कुछ चीज़ लीक ना हो जाए? क्योंकि ऑपरेशन तो बड़े लेवल पे चलते हैं, उसमें बहुत से लोगों की जान की बाजी भी लगी रहती है, तो फिर इसको सेफ कैसे करते हैं इन लोग? नहीं, उसके लिए तो ये ज़रूर है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी में सबसे पहली बात कि जिन लोगों की भर्ती होती है उन लोगों को इसी ऑब्जेक्टिव से और इसी क्राइटेरिया से भर्ती किया जाता है कि ये इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। पर आपको हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। अब जैसे भारत के केस में भी हम देखते हैं कि रॉ के अंदर भी फॉर एग्जांपल कई ऐसे अधिकारी हैं जो मतलब काम तो रॉ में करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो बातें ऐसी करते हैं कि भाई रॉ में इतनी करप्शन है, ये है वो है, और ये सब चीज़ें जाके वो पब्लिक लेवल पर बोलते हैं, ये प्रेजेंट करने के लिए कि भाई हम ही मसीहा थे, हम ही सबसे ईमानदार थे, हमसे ईमानदार पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो आप देश को भी हार्म करते हैं, आप संस्था को भी हार्म करते हैं, हुँ, और वो सिर्फ आपका खुद का फ्रस्ट्रेशन होता है और कुछ नहीं होता है। ओके। सर ये भी है ना, जैसे आपने कहा एजेंट्स को तो प्रिपेयर किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, मानते हैं। जैसे जब कुछ हम किसी ऑपरेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट के भी कुछ लीडर्स को लेके चला जाता है साथ में, तो उनको भी उ उस चीज़ों की जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। तो ये भी एक डर है कि कहीं उधर से चीज़ें लीकेज ना हो, मतलब हाँ, वो तो सामने की एक तरफ से। एक्सेप्टेंस तो मतलब एक ऐसा कुछ बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या समथिंग कुछ ऐसा नहीं होता कुछ कि नहीं वो भी होता। सेफ रहें? नहीं, नहीं, कोई ऐसा एग्रीमेंट तो कुछ नहीं होता है। ये है कि लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि मतलब देश के लिए अगर काम हो रहा है, तो देश को सिक्योर रखने के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधि नहीं करेगा। ओके। तो मतलब ये तो फिर फुल प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है कि एक चीज़ सोच के करना पड़ता होगा, किसको प्लान में लेना है, किसको नहीं लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। अच्छा, आज की डेट में जैसे कंट्री है इंडिया, तो मुझे लगता है कि खुद को मजबूत करने के लिए 3 वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जैसे एक हो गया सिविल वॉर, एक हो गया बॉर्डर वॉर और एक हो गया डिजिटल वॉर। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बॉर्डर वॉर की बात है, वो बात बिल्कुल फैक्ट है कि बॉर्डर वॉर के केस में पाकिस्तान और चाइना हमारे लिए हमेशा से थ्रेट रहेंगे ही, और वो बॉर्डर को वोलेटाइल रखेंगे, उसका हित है उसमें। और जहाँ तक बात रहती है हमारी सिविल वॉर की, सिविल वॉर में तो देखिए जितने भी आपके इंटरनल इश्यूज़ हैं, अगर आप उनको रिज़ॉल्व नहीं करेंगे तो ये इंटरनल इश्यूज़ आपको आज की डेट में देश तोड़ने की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं।
और जब तक हम बात करते हैं डिजिटल लेवल की, तो डिजिटल लेवल पर तो देखिए इस समय जितना डिजिटाइजेशन भारत की इकोनॉमी का होगा उतना ही ज़्यादा थ्रेट वल्नरेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। ओके। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए खास करके पहली बात तो डिजिटल लेवल पर तो डिजिटल अवेयरनेस की आवश्यकता है। बॉर्डर लेवल पर हमारी सुरक्षा संस्थाएं हैं जो इस चीज़ को अपने आप टैकल करेंगे। लेकिन जो इंटरनल सिविल वॉर वाली चीज़ है उसमें सारा खेल लोगों पे आ जाता है कि लोग किस प्रकार से ऐसे नैरेटिव्स के शिकार में पड़े हैं जिससे कि देश जुड़ता नहीं बल्कि टूटता है। हम्म। तो अगर लोग उस चीज़ को समर्थन देंगे तो जाहिर सी बात है कि सिविल वॉर की परिस्थिति और बनेगी। कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा हद तक इन्फ्लुएंस तो डिजिटल भी करते ही है ना। बिल्कुल करते, डिजिटल एक माध्यम है कि उस आइडिया को प्रोपोगेट करने का, लोगों तक ले जाने का, पर बात यह है कि लोग उस मैसेज को कितना ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा था कि मतलब कहीं ना कहीं डेटा शेयर होता है और उस हिसाब से एल्गोरिथम काम करते हैं। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं अब हम वो चीज़ नहीं करेंगे। तो ये तो आज भी हो रहा होगा ना, 100% क्योंकि रहा। हमें वही चीज़ दिखाई जाती है जो हमें पसंद है, हम लाइक करते शेयर करते हैं एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस चीज़ को क्या गवर्नमेंट रोकने की कोशिश नहीं नहीं, करती? ये चीज़ तो रुक नहीं सकती, ये टेक्नोलॉजी का आज की डेट में एक नेगेटिव पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट है। क्योंकि अब आपने एक बार एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया तो वो एल्गोरिदम आपको वही चीज़ दिखाएगा और आपका ब्रेन का पूरा ट्यूनिंग वैसा कर देगा वो। तो उस केस में ये उम्मीद रखना कि कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ आएगी वो मुश्किल है। अच्छा, कहते हैं ना जैसे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बिल्कुल। ऐसा क्या लाया जा सकता है कि फिर भी लोग अवेयर तो हों कम से कम, ठीक है पता है हमारे नहीं नहीं, बीच देखिए ये चीजें अवेयर हैं। अवेयर होना सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके लिए एक लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस होने की आवश्यकता है। हम्म। जब तक आपके अंदर एक लैटिट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक नहीं होगी अवेयरनेस, तब तक नहीं आएगी। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके ऊपर हमारे खुद के लोगों को काम करने की चीज़ ज़रूरत है। हम लोग तो ये भी देखते हैं ना कि बहुत से लोगों में तो मतलब पेट्रियोटिज्म की भी कमी है। मतलब वो लोग इतने ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगर कोई देश हित की भी बात कर रहा है और सामने वाला अपोजिशन में है तो वो उसको भी नकार देगा कि भाई हमें इसके विरोध के लिए भले देश का विरोध करना पड़े लेकिन इसका विरोध करेंगे। तो इस चीज़ों को कैसे फिर मैनेज किया जा सकता है या डील नहीं कैसे करें देखिए, इनसे? सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि पेट्रियोटिज्म हमने इसराइल की तरह कभी इनकलकेट किया नहीं है स्कूली लेवल से। हमारे केस में यही रहा। इसराइल के केस में आप देखिए कि वहाँ पर मैंडेटरी कॉन्स्क्रिप्शन है। हर व्यक्ति को 18 वर्ष के बाद जो है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस करनी है। यहाँ पर पहली बात ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं होता ये काम? हम इस प्रकार से पेट्रियोटिज्म को क्यों नहीं भरते? दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पक्ष विपक्ष की अगर हम डिबेट को देखें तो उन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, राजनीतिक ऑब्जेक्टिव। देश से किसी को अनफॉर्चुनेटली लेना देना कुछ है नहीं इस मोमेंट पे। हम्म। लोगों को सिर्फ यही लगता है कि भाई जिस तरीके से हमारी सत्ता हमारी बरकरार रहे उसी एजेंडा को चलाना है, और दूसरे का ये रहता है कि भाई हमारे को सत्ता पक्ष को हटा के अपनी सत्ता लानी है। तो यहाँ पर देश के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए या देश को एक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये चीज़ें तो नहीं होती। फिर इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब कि जैसे आपने कहा पहले से ही अनअवेयर है लोग, लोगों को पता ही नहीं है और इसी कारण लोग मतलब कहीं न कहीं शिकार हो रहे हैं बिल्कुल पॉलिटिकल लीडर्स का, एक प्रकार से देखा जाए उनके एजेंडा का। तो आपने जैसे कहा एजुकेशन सिस्टम फिर कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हमारे देश में तो ये वेदा का देश है। इस देश में वेदों का कंपाइलेशन हुआ है, उपनिषद बने हैं। जी। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में वैदिक ज्ञान को पढ़ने के सिवाय, उपनिषदिक ज्ञान को पढ़ने के सिवाय हम क्या करते हैं, सुबह से रात इंस्टाग्राम की रीलें देखते हैं। तो यहाँ पर माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है? उसको आप लोग डिवाइस पकड़ा के छोड़ देते हैं ये कह के कि अब आप जो देखना है देख लीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। बच्चा कार्टून देख रहा है, ये सब देख रहा है, ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है, पर बात ये है कि क्या वो वैल्यू चीज़ कुछ सिखा रहा है आपको? जैसे ही बच्चा 8 से 10 साल का होता है आप देखिए कि वो वायलेंट मोबाइल गेम खेलना चालू कर देता है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब तक घर के लेवल पर वो नहीं होगा तब तक कोई कंट्रोल आप दूसरी जगह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप जैसे कह रहे हैं ना कि मतलब आपने बात तो बहुत अच्छी कही कि लोग वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, लेकिन बहुत से लोग तो ऐसी उँगली भी उठा देंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप कहाँ पीछे जाने की बात कर रहे हो? तो इस पे आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, नहीं देखिए बात ये है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वेद पढ़ना पीछे जाने वाली बात क्या होगी? लोग कहते हैं ऐसा। नहीं, लोग अगर कहते हैं तो ये उनकी सोच ही गलत है। हुँ। अगर आपको ये लगता है कि वेद पढ़ना या उपनिषद पढ़ना अगर पीछे जाने वाली बात है तो क्या इंस्टाग्राम पे किसी अजीब से प्रकार के लड़का-लड़की को नाचते हुए देखना वो बड़ा प्रोग्रेसिव काम है कोई? सही बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं फिर वही कहूँगा कि आपके घर के अंदर क्या वैल्यू सिस्टम प्रोपोगेट किया जा रहा है? हुँ। आपके घर के अंदर किस चीज़ को देखने के लिए, सोचने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है? हुँ। अब कई घर ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी मतलब ऐसी चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें देखते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअलिज़्म का कोई मतलब ही नहीं पता, सिर्फ मटीरियलिज़्म है। हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। देखिए घर का माहौल बहुत मैटर करता है। जी।
क्योंकि आप हर चीज़ अगर ये सोचे कि सरकार करेगी या स्कूल करेगी, उससे पहले चीज़ आपके घर पे होगी डिसाइड। बिल्कुल। आपने ये वैल्यूज़ की बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं भी एक जगह जब धर्म के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे यही लिखा रहा कि मतलब कहना चाहिए जैसे साइंस है, जो साइंस धर्म से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस कहीं न कहीं हमें फैक्चुअल वैल्यू दे सकता है, लेकिन मॉरल वैल्यू के लिए आपको धर्म के पास ही आना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं हम सब इंसान हैं, तो मॉरल वैल्यू के बिना हम जी नहीं सकते। ये बिल्कुल तो फिर नहीं, पशु और हम में तो कोई अंतर ही कोई नहीं है। अंतर नहीं। ये चीज़ है, तो ये चीज़ ध्यान में लोगों को रखनी चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम मतलब चेंज होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो ना हो, क्योंकि वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम घर पे तो जो वैल्यू सिस्टम है उसको तो आप चेंज कर सकते हैं। सही बात है। आजकल तो बल्कि ये जो डिजिटल की हम बात कर रहे हैं, ये फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, हम लोगों के अंदर एक ऐसा हमेशा से पॉइंट रहता है कि नहीं, जो डिजिटल है या टेक्नोलॉजी है वो खराब है। बात ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी खराब है, बात ये है कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या कर रहे हैं। है। अगर आप टेक्नोलॉजी को एक नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो खराब है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी ने, आप आज की डेट में सोचिए कि जो आज से 25 साल पहले एक वेद को या किसी पुराण के किसी किताब को अगर पढ़ने के लिए उसको किताब पढ़नी पड़ती थी, आज आपकी डेट में आपके पास मोबाइल पे है वो चीज़। सही। तो आप उसको मोबाइल पे लेके कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। तो फिर बात वहीं उठती है कि आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना कैसे चाहते हैं। हुँ। सर अच्छा, जैसे पाकिस्तान शुरू से मतलब भारत के नाक में दम करके रखा था। मतलब चाहे टेररिज़्म हो, चाहे काउंटरफिटेड करेंसीज़ हो, उसने कमज़ोर करने की ही सोची भारत को, और जितना भी फंड उसको मिला है तो उसने टेररिज़्म में यूज़ किया है। तो आपको क्या लगता है कहीं न कहीं यही कारण है उसकी बर्बादी का? और आखिर वहाँ की आम जनता डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा से जितना भी पैसा इकट्ठा किया, चाहे भी किसी भी प्रकार के विकास से या दूसरे एंगेजमेंट से, उसने सिर्फ भारत के खिलाफ ही यूज़ किया है। तो पाकिस्तान में क्योंकि डेमोक्रेसी कभी डेवलप हुई नहीं और आर्मी का दबदबा हमेशा से वहाँ पर रहा, तो किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट हो भी नहीं सकती थी वहाँ पर। हुँ। इस कारण से ये हुआ कि लोग हमेशा से सप्रेस होते रहे, और लोगों को बेसिकली ये दिखाने के लिए कि देखिए हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आर्मी ने वहाँ पर बार बार जो है भारत के खिलाफ लड़ाई मोड़ती रही। तो इस तरीके से उन्होंने अपना सस्टेनेंस किया है, पर ये सस्टेनेंस लंबा नहीं चलेगा। तो एक ना एक दिन देखेंगे आप कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर दबाव आएगा ही आएगा, सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि इस चीज़ को बंद कीजिए आप। लोगों की बात करें तो अभी तो मतलब एक न्यूज़ भी आई थी, कुछ यूट्यूबर्स को तो इन्हें अरेस्ट कर लिया था, जो अवेयरनेस फैला रहे थे, जो भारत दिखा रहे थे, क्योंकि उनको तो बताया गया कि भारत में तो लोग सड़क पे सोते हैं, हाँ। वहाँ घर तक नहीं है रहने को, ऐसा मतलब उनको भ्रमित किया गया है। तो ऐसे जो यूट्यूबर्स आए थे वहाँ पे कि मतलब जो अवेयर कर रहे थे लोगों को, तो उनको अंदर कर दिया गया था। हाँ, देखिए, कोई भी रजीम के खिलाफ वहाँ पर आर्मी के उस एजेंडा को अगर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो उसको आर्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये बात तो तय है। ओके। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि ये एक टेम्परेरी नेशन है, कुछ ही समय चलेगा, तो क्या आप ये सही मानते हैं? क्योंकि चाइना भी कहीं न कहीं इसके कंधे में बंदूक रख के चलाता है पाकिस्तान के, तो देखिए, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? पाकिस्तान के केस में यही बात है कि जब तक वहाँ पर डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं होगी, जब तक लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, लड़ेंगे नहीं, हुँ। तब तक वहाँ पर कोई बदलाव की परिस्थिति आएगी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान टेम्पररी तो नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम है उसके पास, तो वो टेम्पररी देश तो नहीं होगा। वो अपना एग्जिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से बचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ओके। तो मतलब बना रहेगा। बना तो रहेगा। सुधरेगा कि नहीं, आपको क्या लगता है? मतलब नहीं, अगर सुधरेगा नहीं, वो सुधरेगा सुधरेगा तो नहीं? नहीं। अच्छा, तो नहीं तो ऐसी कोई रणनीति इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकती कि दबाव बनाया जाए और कहीं न कहीं लाइन पे लाया जाए? नहीं, देखिए, आप सबसे बड़ी बात ये है कि दबाव डालेगा कौन? चाइना तो दबाव डालेगा नहीं, और वो तो दूसरी यूज़ बात है कि अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका के कुछ ऐसे राज हैं पाकिस्तान के पास कि अगर अमेरिका ने दबाव डाला तो पाकिस्तान भी अमेरिका को बोल सकता है। हुँ। क्योंकि देखिए, जो 1980 के दशक में पूरा टेररिज्म का कैंपेन जब ये स्टार्ट हुआ, उस समय अगर किसी देश ने अमेरिका का साथ दिया तो वो पाकिस्तान थी। तो आज की डेट में पाकिस्तान के पास वो भी सीक्रेट्स हैं जिससे अमेरिका भी एम्बेरस हो सकता है। चाइना के भी वो सीक्रेट्स हैं जिससे वो भी एम्बेरस हो सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि कोई विश्व शक्ति इस समय पाकिस्तान को तंग नहीं करेगी। ओके। वो उसको इर्रेलेवेंट बना देंगे, उसको इतना रेलेवेंट एक्टर नहीं मानेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि ये सोचना कि कोई दबाव डाल के उसके बिहेवियर को चेंज करे, वो नहीं होगा। वो नहीं हो सकता। ओके। लेकिन यूएस ये भी तो नहीं चाहता ना कि चाइना सुपर पावर बन जाए? हाँ, यूएस ये नहीं चाहता है, लेकिन आज की डेट में अब इस समय हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि यूएस अब कुछ कर भी नहीं सकता है उसका। हाँ, थोड़ा मतलब वो भी क्योंकि कमज़ोर हो। यूएस को देखिए, यूएस का अगर ऑब्जेक्टिव है कि हमें चाइना को तोड़ना है, तो चाइना और रशिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमें यूएसए को तोड़ना है। हुँ। तो यहाँ पर 2:1 का रेशियो है कि दो बड़ी शक्तियां हैं जो यूएस को कमजोर करने में लगी है, विज़ाविज़ एक बड़ी शक्ति जो पूरे विश्व को कमजोर करने में लगी है। हुँ। तो आप ऐसे में ज़्यादा पावरफुल किसको मानते हैं? मतलब रशिया, चाइना, यूएस कौन है?
अभी इस मोमेंट पे ये कहना कि ये कंट्री पावरफुल है, ये मतलब अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे जज किया जा सकता है, बट ये कहना कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति कोई है, वो कोई ऐसी नहीं है। अभी नहीं है, क्योंकि अभी सभी कोई अपने लेवल अभी पे सभी अच्छा अपने काम कर। लेवल पर कुछ ना कुछ लेवल पर वो आगे हैं। ओके। तो वो परिस्थिति अब खत्म हो गई जो शीत युद्ध के दौरान होती थी कि भाई दो बड़ी विश्व शक्तियां, बाकी सब कमजोर शक्तियां। तो वर्ल्ड अब एक अलग डायरेक्शन में जा चुका है। ओके, और इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आप? इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, एक इमर्जिंग पावर है, और आने वाले समय में इंडिया भी यूएस के साथ भी उसके रिश्ते खराब होंगे, रशिया के साथ उसके नहीं खराब होंगे, क्योंकि रशिया इंडिया को उस नज़रिए से नहीं देखता है। लेकिन यूएस और चाइना के कंपटीशन में इंडिया राइज अगर करता है तो वो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। ओके, तो और जैसे कि यहाँ पे जो भारत में लोग, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसी बात भी कर देते हैं कि भारत छोड़ के बाहर चले जाओ, यहाँ पे मतलब टैक्स ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत है। तो लेकिन अगर देखा जाए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो भारत को आप कहाँ देखते हैं? अगर यहाँ पे जो नागरिक रह रहे हैं, जो भारतीय लोग हैं, ये जीडीपी बेस पे भी कैसे बढ़ने वाले हैं आगे? नहीं, देखिए भारत आगे ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस समय एक विश्व लेवल पर ग्लोबलाइजेशन जो भूमंडलीकरण हो रहा है, उसके तहत ये चीज़ तो तय है कि ग्रोथ हर सेक्टर में होगी, वो चाहे अप्स एंड डाउन हो, स्लो हो, ग्रोथ होगी होगी। लेकिन आने वाले समय में बात यही है कि ठीक है, जिसको बाहर जाना है वो जाए, उसको कोई रोकने को तो रोक नहीं सकता है। तो ऐसी कोई नीति तो है नहीं कि आप जो है देश छोड़ के नहीं जा सकते, जिसको जहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये एक्सपेक्ट करना कि भारत आगे जाके कोलैप्स करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है हाँ, जिस वो तो प्रकार की पॉसिबल नहीं परिस्थिति। है, लेकिन जैसे कुछ लोग को ये रहता है ना कि ज़्यादा तरक्की नहीं करेगा, लेकिन भारत तो तेजी गति से बढ़ देखिए ही रहा है कई। तरक्की, मैं ये जरूर कहूंगा कि तरक्की स्लो होगी, क्योंकि भारत अपने पेस पे चलता है, उसकी पेस कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता। पर हाँ, ये एक्सपेक्ट करना कि भारत चीन के बराबर जो है एकदम टक्कर उसकी तरह ले लेगा, वो नहीं होगा। ओके। अपने पेस पे ग्रो करेगा, अपनी स्लो स्टेडी पेस पे ही वो राइज करता आया है। ओके सर, एक चीज़ और है, बहुत लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि इंडिया और चाइना के बीच कितना डिफरेंस है पावर लेवल पे, तो आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? देखिए यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कहते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी देश की आर्थिक लेवल की, उसकी मिलिट्री, उसकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, ये सबको कंबाइन करके एक इंडिकेटर बनाते हैं। तो अगर उस केस में देखा जाए तो ये कहना तो गलत नहीं है, क्योंकि ये भारत की सरकार भी मानती है कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में चाइना हमसे 3 गुना आगे है। 3 गुना? 3 गुना आगे का मतलब ये है कि अगर आज के डेट में वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ रिलायबल एस्टिमेट्स को देखें तो वो कहते हैं कि फर्क भारत और चीन के बीच में 75 साल का है। ओ, कि मतलब चीन हमसे 75 साल इस मोमेंट पे आगे चल रहा है, और भारत को चीन जहां आज है वहां पहुंचने में 75 साल लगेंगे। के मतलब काफ़ी डिफरेंस गैप है है, उस हिसाब से गैप देखा है। जाए तो। पर ये है कि ठीक है, गैप होना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये है कि काम होना है, गैप को मिटिगेट करने के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, मतलब ये कि लगातार कम से कम काम चले उस दिशा में। बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, जैसे जुलाई 2024 में हमने देखा था कि वजीर एक्स को मतलब डाउन किया गया था, तो क्या इसको आप चाइना की वो मान सकते हैं नहीं, इस चाइना देखिए खुद कोई साइबर ऑपरेशन नहीं करता है। जो भी साइबर ऑपरेशन चाइना की तरफ से ऑर्केस्ट्रेट होते हैं वो ज्यादातर देखे जाते हैं नॉर्थ कोरिया के थ्रू। जी। तो वो उसका एक फ्रंट है जहां से वो सारे साइबर ऑपरेशंस को रन करता है। ओके। तो ये एक अभी शुरुआती चीज़ है। आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं कई बार इस चीज़ के ऊपर आशंका रेज कर चुका हूँ, लोग समझते नहीं है कि भारत के अंदर जो ये फास्ट टैग सिस्टम है हमारा, ये एक दिन बहुत बुरी तरह से हैक होगा, और जो हमारा पूरा यूपीआई सिस्टम है जिसमें हम सड़क पे हर ठेले पे क्यूआर कोड लगा के रखे हैं, वो एक दिन बहुत बुरी तरह से हैक होगा। हैक होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ऐसे साइबर लेवल पर आप देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। जब किसी भी शक्ति को अगर भारत को कमजोर करना है तो वो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या फिर, अगर इतना हम लोगों ने चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तो इसके लिए कुछ सिक्योर करके अभी तक स्ट्रेटजी तो नहीं कोई मेजर है नहीं हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग के थोड़े इन मामलों में रिएक्टिव रहते हैं। ओके। कि चीज़ हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। ओके। अच्छा, जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है, कमज़ोर करना है, तो वहाँ की संस्कृति ख़त्म कर दो, लोगों को ड्रग्स में मतलब ड्रग्स की आदत डलवा दो। तो इंडिया में कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पे मतलब थोड़ा ड्रग्स ज़्यादा दी जा रही हैं, लोग ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं मतलब, और हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये हमारी संस्कृति को, चीज़ों को ख़त्म कर सकता नहीं देखिए, ड्रग्स तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके बेसिकली दूसरे एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं वो बेसिकली सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो ड्रग्स कोई ऐसा तो है नहीं कि जिसकी उत्पाद भारत के अंदर हो रही है, ये आते बाहर से ही है। अभी इस मोमेंट पे 3 जगह पर खास करके फोकस है इनका। एक है नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका, दूसरा है कि अर्बन शहर जैसे कि हैदराबाद हो गया, पूना हो गया, और तीसरा इस समय कुछ ऐसे राज्य जो बॉर्डर के आसपास वाले हैं, खास करके जैसे पंजाब, फॉर दैट मैटर इवन उसका इफेक्ट हरियाणा, हरियाणा का इफेक्ट जो है हिमाचल, 3 जगह पर देखने को मिल रहा है। ओके। तो अभी इस मुहिम से ही ये गेम चल रहा है कि बड़े शहरों को और कुछ राज्यों को पकड़ के इनको बेसिकली पहले इधर सोशल फैब्रिक को तोड़ो। हुँ। तो ये चल रहा है अभी।
तो नहीं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और चीज़ें नहीं की जा सकती? क्योंकि कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि बैक एंड में पैसा भी बहुत आता है। देखिए, पैसा एक एस्पेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोज़गारी दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है। कोई आदमी जो सुबह से रात अपने काम में व्यस्त है, आपको लगता है कि वो ड्रग का सेवन करेगा, वो नहीं करेगा। तो जहाँ पर बेसिकली नौकरियों की किल्लत है और दूसरा जहाँ पर पॉपुलेशन ने किसी प्रकार का कोई ट्रॉमा झेला है, इन दोनों जगहों पर आप देखेंगे कि ड्रग्स का जो कंजम्पशन है रिलेटिवली ज़्यादा होगा। ओके। तो यहाँ पर हीलिंग टच देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे कि पंजाब हो गया, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट हो गया। यहाँ पर ये चीज़ करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। तो अच्छा, इसको कहीं न कहीं जैसे कुछ ऐसा भी होता कभी-कभार कि ऑपोज़िशन सपोर्ट करता हो? नहीं ऐसे ऐसा लोगों को जो हाई लेवल पे दिक्कत कर सकते हैं, नहीं ऐसा पैस कुछ नहीं होता। फंडिंग के लिए नहीं, पैसे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी कुछ कभी नहीं होता? कुछ नहीं होता। क्योंकि ये बहुत मतलब सेंसिटिव मैटर है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। और आप आज की डेट में अगर यूके और यूरोप की बात करें, तो इसको कैसे देखते हैं, ये किस ओर जा रहा है? देखिए, यूके, यूरोप तो पूरा अभी इस मोमेंट पे एक राइटिस्ट पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ रहा है कि राइटिस्ट सरकारें आ रही हैं वहाँ पर। जी। उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो वामपंथिक सोच थी, ये धीरे-धीरे अब डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि वामपंथिक सोच के जो लोग थे, उनका जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, अब लोग उससे परेशान हो चुके हैं कि भई गरीब, 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 मतलब आप आदमी को सुबह से रात गरीब बोल के सिर्फ गरीब जताते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। या तो आप गरीब के जीवन में कुछ बदलाव कीजिए। इस रीज़न से क्या हो रहा है कि पूरे वामपंथिक सोच की ग्लोबल लेवल पर एक डिक्लाइन हो रहा है और जितने भी लोग वामपंथिक सोच को लेके बात करेंगे, उन लोगों को राइज़ करने में अभी कम से कम कुछ नहीं तो बहुत समय लगेगा। क्योंकि इस मोमेंट पर अब पूरा विश्व इस पॉइंट पर आ चुका है कि सबको ये चाहिए कि भई हमारा खुद का विकास हो और खुद की प्रगति हो, जिससे कि देश का विकास, देश की प्रगति हो। तो यूके, यूरोप भी उसी चीज़ का इस पॉइंट पे देख रहा है। यूएस में भी आपने वही चीज़ देखी, बाकी एशिया में भी वही चीज़ है। तो हमारे यहाँ भी वामपंथी तो काफ़ी हैं। हमारे यहाँ तो बहुत है, हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं है उनकी। तो कुछ इलाज है? इलाज कुछ नहीं है, वो बेरोज़गार बैठे हैं और बैठे भी रहेंगे। तो वो तो मतलब कहीं न कहीं कि उनका तो फ़ायदा ही उठाया जाता है ना, नहीं, नहीं फ़ायदा क्या उठाया जाएगा? पॉलिटिकल देखिए, एजेंडा के थ्रू। पॉलिटिकल एजेंडा अब चलने की सरकार तो स्पेस उसी कहाँ है? बेस पे बनती है ना नहीं, कि पर लोग। सरकारें अगर बननी होती तो वो तो लोकसभा में बन जाती, हाँ, पर लेकिन नहीं बनी लोग ना। लोग अवेयर हो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं क्षति तो पहुँचती है ना बहुत नहीं, बड़े नहीं, लेवल देखिए पे। बात ये ज़रूर है कि वामपंथिक सोच से आप लोगों को जो है ना एक रेटरिक और एक स्पीच के थ्रू इंस्पायर कर सकते हैं, हुँ, पर उससे आप पेट नहीं भर सकते आदमी का। पेट इवेंचुअली पैसे से ही भरेगा रात को। जी। तो जब आदमी को ये दिखेगा कि भई वामपंथिक विचार रखने से मेरे को भूख नहीं मिट रही है ना, तो वो इवेंचुअली पैसे कमाने पे आएगा ही आएगा। कहीं न कहीं अच्छा, आपने ये चीज़ महसूस की कि जो वामपंथी लोग हैं, उनके बीच थोड़ा-सा यूनिटी बहुत जल्दी दिखती है, बाकी इस तरफ नहीं दिखती, आपसी में लड़े मरते हैं, तो ये क्या नहीं, वजह नहीं, है? वामपंथी लोगों में ऐसा नहीं है कि यूनिटी है। वामपंथिक लोग जो होते हैं, उनके सबसे बड़ा पॉइंट सिर्फ़ ये होता है कि वो एक एजेंडा से बाइंड होते हैं। हुँ, तो क्योंकि उनको एक एजेंडा बाइंड करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनके एजेंडा वाले लोग और विचारधारा वाले लोग एक जगह पे आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, यूके की हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी शरिया लॉ लग जाएगा, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए शरिया लॉ लग जाएगा या नहीं, ये तो कहना बड़ा एक मतलब डिबेटेबल इशू है, बट ये ज़रूर है कि वहाँ के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है इस समय ख़ास करके, कि जिससे ये देखा जाए कि यूके में मतलब कोई स्टेबिलिटी आएगी। ओके। अच्छा सर, यूके में ग्रूमिंग गैंग्स की बहुत बात होती है, तो ये किस तरह से काम कर रही है? थोड़ा इसके बारे में बताएँगे? नहीं, ग्रूमिंग गैंग्स तो देखिए इस समय यूके के अंदर ये जो पाकिस्तान का डायस्पोरा वहाँ रहता है, ये उस चीज़ को कर रहा है और इस पूरे ग्रूमिंग गैंग के कल्चर को बढ़ाने के पीछे भी उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। जी। जिससे वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अपना पुराना एक इस्लामाइजेशन जो उनका एजेंडा हमेशा से रहा था कि क्रिश्चियनिटी के साथ हमारी एक पुरानी लड़ाई है, उस लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए वो ये हरकत कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी तो वो एक क्रिमिनल गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन ये क्रिमिनल गैंग जो है, इसको वही बात है कि वामपंथिक सोच वाली जो सरकार ब्रिटेन में आती है उसका समर्थन मिलता है क्योंकि वो माइनॉरिटी वोट्स लेते हैं। ओके। तो ये क्रिमिनैलिटी को सपोर्ट करने से अब इस मोमेंट पर ब्रिटेन में ये परिस्थिति हो चुकी है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि वामपंथिक सोच की जो सरकार ब्रिटेन में भी है वो भी धीरे-धीरे खत्म होंगी। जी। अच्छा, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से एक है सीक्रेट ऑफ अटैक 2611। तो ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं उसमें, जो आपने लिखे, थोड़ा बताएँ? नहीं, सीक्रेट कुछ नहीं, मतलब उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो 26/11 हमारे सामने पेश किया गया था, वो ये था कि ये एक पाकिस्तान की तरफ से बेसिकली अटैक किया गया भारत के ऊपर। हुँ, पर सबसे बड़ी बात ये है कि 26/11 सिर्फ एक पाकिस्तान की तरफ से हमला नहीं था, बल्कि उस हमले का एक जो उद्देश्य था, हुँ, अगर वो सक्सीड हो जाता, जो हुआ नहीं,
वो ये था कि किसी तरीके से उस अटैक को लिंक करके ये बताया जाए कि ये भगवा आतंक का एक पूरा नैरेटिव है। हिंदू आतंकवाद। हाँ, तो वो जो हिंदू आतंकवाद थ्योरी कुछ नेताओं ने चलाई थी और कुछ राजनेताओं की वजह से ये थ्योरी को ट्रैक्शन मिला था, उनका उद्देश्य केवल ये था कि उस अटैक के तहत वो इसको प्रूव कर दें। क्योंकि अजमल कसाब जब भारत आया, कसाब के जेब में जो आइडेंटिटी कार्ड मिला समीर चौधरी के नाम से और उसके हाथ में लाल धागा बांध के उसको भेजा गया, ये तो अगर वो जिंदा पकड़ा ना जाता तो आप सोचिए कि इस मोमेंट पर ये बात कहने में कुछ लोग चूकते नहीं कि भारत में एक हिंदू वर्ग है जो हिंदू सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। तो हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये जो नैरेटिव को बढ़ावा देना था, उस पूरी रणनीति को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो हमें 26/11 को उस आइसोलेटेड इंसिडेंट के तरीके से नहीं देखना। ओके, आपने जैसे कहा कि इसमें साजिश पाकिस्तान की थी, तो क्या कुछ लोग यहाँ के भी थे? बिल्कुल थे, यहाँ के लोग पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे उस समय, और पाकिस्तान और यहाँ का कुछ ज़्यादा ही गहरा संबंध हमेशा से कुछ लोगों का रहा ही है, तो उन लोगों के तहत ये चीज़ को चलाया गया था। ओके, अच्छा, आपकी एक और बुक है कराची प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या है? बहुत सारे कराची प्रोजेक्ट से ही ये पूरा गेम स्टार्ट हुआ था। इनफैक्ट ये 2001 में जब 9/11 अटैक हुए थे तो उसके बाद कराची प्रोजेक्ट का गठन हुआ था 2004 में, और 2004 में कराची प्रोजेक्ट के गठन होने के बाद ही ये जो पूरा 26/11 की प्रक्रिया है ये अंजाम दी गई। ओके, तो ये कराची प्रोजेक्ट का पूरा गठन होना और वहां से फिर ये 26/11 तक पहुंचना और फिर उसका तार भगवा आतंक से जुड़ना, ये तीनों चीजें एक नैरेटिव का पार्ट थे। ओके, तो जो सिक्योरिटीज एजेंसीज थी उनने किस तरह इस पे काम किया? मतलब अलग अलग कंट्रीज की थी ना, यहाँ पे जैसे रॉ था, आईएसआई था, तो क्या नहीं, चल देखिए, रहा था? सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से तो हमेशा इनपुट रहे थे कि ये चीजें जो हो रही हैं ये ठीक नहीं है, पर वही बात है कि राजनीतिक विचारधारा जैसी होती है और कितना समर्थन करती है उस पर निर्भर करता है सब कुछ। ओके, आज की डेट में खालिस्तानी मूवमेंट मतलब बहुत आग पकड़ रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये किस ओर ले जा रहा है और कौन सपोर्ट कर रहा है इसे? नहीं, देखिए, खालिस्तान मूवमेंट का जहाँ तक ग्राउंड लेवल पर ट्रैक्शन है पंजाब के अंदर, वहां पर तो कोई ऐसा ट्रैक्शन दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें खालिस्तान का मूवमेंट का जितना भी ट्रैक्शन है वो पहली बात तो डायस्पोरा लेवल पर है, जो बाहर कनाडा और विदेशों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके तहत। अब आप कहेंगे कि नहीं, अगर खालिस्तान का ट्रैक्शन नहीं है तो ये दो जो व्यक्तियों का अभी इलेक्शन हुआ, अमृतपाल सिंह का और सरबजीत सिंह खालसा का, ये लोग कैसे जीते? तो ये लोग इस प्रकार से जीते क्योंकि इनका कोई खालिस्तान वाला इशू इसलिए नहीं था, क्योंकि आपको ये समझना है कि पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल सैचुरेशन है। वहां पर कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया, लोग उससे फ्रस्ट्रेट हो गए। कांग्रेस के विकल्प को देखा लोगों ने अकाली दल में, अकाली दल ने अपनी मिट्टी पलीद कर ली खुद ही। उसके बाद जब ये आम आदमी पार्टी आई, इसका भी कोई आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर लोगों को उस समय तो जरूर लगा था कि ये एक वैचारिक तौर पर विकल्प है, पर जिस तरीके से हरकतें उन्होंने की हैं और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बढ़ावा चीजों को हुआ है और जो आदमी आम आज की डेट में पंजाब में परेशान है उनकी सरकार से, आप उस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि ये उसका फ्रस्ट्रेशन निकला है। और जाहिर सी बात है कि फिर उस समय ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और ये जो प्रोपोगेंडा था उसने इसका समर्थन जरूर दिया। ओके, तो ये चीज इस तरीके से तो चल रही है, पर ये कहना है कि पंजाब के अंदर गली गली में जैसे 1970-80 के दशक में हालात थे कि कोई भी बच्चा जो है घर में बंदूक उठा लेगा खालिस्तान के नाम पर, वो परिस्थिति तो नहीं है अभी। ओके, इस मूवमेंट से आपको क्या लगता है मेन फायदा किसको मिलने वाला है? नहीं, मेन फायदा तो देखिए जो विश्व की शक्तियां उनको ही मिलेगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बढ़ावा देने से भारत को कमजोर करने में कामयाब रहेंगी। तो उनका उद्देश्य इसी चीज में चलता रहेगा कि भारत अपने अंदरूनी प्रॉब्लम्स में बिजी रहे, कि एक जगह खालिस्तान की समस्या चालू हो जाए, एक जगह जो है ये किसान वाले बैठ जाएं, एक जगह जो है तमिलनाडु में प्रोटेस्ट करा दें, एक किसी तरीके से भारत को अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम्स में बिजी रखो। ओके, सर, आप इतने सारे आईएएस एस्पिरेंट्स लोग को पढ़ाते हैं, आप उनको तो अच्छे अच्छे मैसेज देते होंगे, तो लेकिन आज हमारे माध्यम से कुछ जो यंगस्टर्स हैं देश के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको बस एक ही मैसेज ये देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के नैरेटिव का शिकार ना बने। आप एक बड़े भाग्यशाली देश में पैदा हुए हैं, इस देश की जो संस्कृति और इतिहास है उसको जानने की कोशिश करें, और सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़रूर करें, इससे भागे नहीं, पर इसको सही दिशा में प्रयोग करें जिससे कि आपका खुद का एक स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग हो और आप एक अच्छे नागरिक बने, देश के विकास के लिए काम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आप जी। आए, बहुत कुछ जानने नहीं को मिला। नहीं, बिल्कुल जी, थैंक यू, थैंक यू।